मैं दो बातों में से एक कर सकता था, या तो उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दूं, या टिमोटो को गर्दन से पकड़कर गैलरी में लाऊं और उसके हाथ में राइफल देकर कहूं कि वो शूटिंग करे और मुसलसल करता रहे। बिलाखिर मैंने अपना गुस्सा जब्त किया और बंगले में चला गया। इन्हें तनहा छोड़ने का फैसला करने की वजह वो कैफियत थी जो अब तक पेश आई थी। लूसी ने उसे कम से कम निशाना लगाने पर तो आमादा कर लिया था, और निशाना भी बुरा नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं उससे ऐसा करा सकूंगा। अपना गुस्सा ठंडा करने और खुद को मसरूफ रखने के लिए मैंने मुख्तलिफ खानों के डब्बे और शराब की बोतलें जो रेवेंडो लेकर आया था तरतीब से रख दिए, और फिर सिगरेट सुलगाकर बरामदे में आ बैठा। तब 11:35 हुए थे। 3 सिगरेट पी चुका था कि मैंने लूसी को गैलरी की तरफ से आते देखा। वो अकेली ही थी। मैं टिमोटो के बारे में सोचने लगा कि वो कहाँ गया। वो मेरे पास आकर रुक गई। उसके चेहरे के तासुरात से मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि वो खौफजदा है। साहिल समुंदर की चहलकदमी कैसी रही? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था, लूसी ने जवाब दिया। जब तुम चले गए थे तो उससे राइफल भी नहीं पकड़ी जा रही थी। तुमने उसे बुरी तरह खौफजदा कर दिया था। आखिर उसे हुआ क्या है? क्या उसका दिमाग खराब है? मैं बता रही हूं ना कि तुमने उसे सहमा दिया है। वो है कहाँ? मैंने उससे कहा है कि जब तक मैं तुमसे बात ना कर लूं वो साहिल पर ही रहे। तुम्हें मालूम है कि वो निशानाबाजी सीखने आया है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हमें $50,000 नहीं मिलेंगे। मुझे इस बात का एहसास है, इसीलिए मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या उसे साहिल पर चहलकदमी के लिए ले जाना मेरी मदद करना है? तुमने उसे घबरा दिया है। मैं उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने उसे घबरा दिया है? मेरी आवाज़ में तेज़ी आती जा रही थी। मैं उसके साथ इससे ज़्यादा नरमी से पेश नहीं आ सकता था। मैंने उसे तुम्हारे साथ इसीलिए छोड़ा था कि वो निशानाबाजी कर सके, मगर तुमने क्या किया? उसे टहलाने ले गई। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि तुम लोगों को खौफजदा कर देते हो। अब तुम ये कहोगी कि मैंने तुम्हें भी खौफजदा कर दिया है। हाँ, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तुम मेरे लिए अजनबी बन गए हो। तुमने मुझे भी डरा दिया है। मुझे अफसोस है, मैंने जब्त करते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें खौफजदा करना नहीं चाहता था, मगर ये बात मेरे लिए अहम है और तुम्हारे लिए भी। हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। बियर पियोगी? हाँ, दे दो। मैं बंगले में गया और फ्रिज में रखे हुए बियर के डब्बों में से एक गिलास में उंडेल कर उसके लिए ले आया। लूसी ने ठंडी बियर पी। कुछ वक्त खामोशी में गुजरा। आसाबी दबाव कुछ कम हुआ। बात यह है कि वो निशानाबाजी सीखना नहीं चाहता। बड़ी अच्छी बात है। बस ये ही सुनना बाकी था। तो अगर वो शूटिंग सीखना नहीं चाहता तो यहाँ क्या कर रहा है? उसके बाप ने कहा था कि वो ताउन करेगा। वो सूरत हाल से वाकिफ है, और अब तुम कह रही हो कि वो निशानाबाजी करना नहीं चाहता। वो अपने बाप से बहुत डरता है, मगर वो तुमसे खौफजदा नहीं है। क्या बात है! हम तकरीबन एक जैसे हैं। नहीं, अपना मवाजना उस अहमक से मत करो। ये मुझे पसंद नहीं। हम एक जैसा सोचते हैं। मैंने एक और सिगरेट सुलगा लिया। मुझे कुछ करना चाहिए, वरना मेरा गुस्सा उबल पड़ेगा। मेरा ऐसा ख्याल नहीं, मगर उसे छोड़ो और एक बात अच्छी तरह समझ लो। तुमने उससे बातें की हैं। क्या उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि उसके बाप को $5 लाख का नुकसान हो जाएगा? उसने ये तो नहीं कहा। और उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि हमें $50,000 मिलते हैं या नहीं। चलो मान लिया कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा किसे नहीं आता? मुझे भी आता है और उसके बाप को भी। उसे हर हाल में निशानाबाजी सीखनी है, ख्वाह इसके लिए मुझे उसकी मरम्मत ही क्यों न करनी पड़े। उसने अपने बाप से कहा था कि वो मुझसे ताउन करेगा, और उसे हर सूरत में ऐसा करना पड़ेगा। जब तक वो खुद ना चाहे तुम उसे शूटिंग करने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्या ये बात जानते हो? लूसी ने बेर का गिलास नीचे रख दिया। ठीक है, तब मैं उसे खुद चाहने पर मजबूर कर दूंगा। और ये तुम किस तरह करोगे? मैं उसे समझाऊंगा कि ऐसा करना किस कदर ज़रूरी है। मैंने कहा, मगर मुझे खुद अपने अल्फाज खोखले लग रहे थे। उसने मुझे बताया है कि उसे दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि ये उसकी नहीं उसके बाप की रकम है। मेरी रकम है। अगर उसकी होती तब भी उसे कोई परवाह नहीं होती। देखो लूसी, मैं बड़ी कोशिश से गुस्सा जब्त कर रहा था। मुझे पहले भी इस जैसे अहमकों से वास्ता पड़ चुका है, और मैं उन्हें निशानाबाजी सिखा चुका हूँ। मैं सोचने लगा हूँ कि जब सावंटो ने ये कहा था कि टिमोटो के निशानाबाजी सीखने के दौरान तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ठीक ही कहा था। चुनाचे मैं चाहता हूँ कि तुम पैराडाइज सिटी चली जाओ। मैं किसी होटल में तुम्हारे क़याम का बंदोबस्त कर दूंगा। तुम 9 दिन वहाँ रहो और टिमोटो को भूल जाओ।
तुम इसलिए ऐसा चाहते हो कि उसके साथ वो बर्ताव कर सको जो मेरी मौजूदगी में करते हुए शर्मिंदा होगे, यही बात है ना? लूसी ने मुझे घूरा। बात यही थी, मगर मैं इसका एतराफ़ करना नहीं चाहता था। बेकार की बातें मत करो। टिमोटो को किसी न किसी तरह कंट्रोल करना है। आर्मी में औरतों को मौजूद रहने की इजाज़त नहीं होती और मैं तुम्हें भी यहाँ मौजूद देखना नहीं चाहता। ये बहुत अहम बात है। चुनाचे तुम यहाँ से चली जाओ। मैं लंच तैयार करने जा रही हूँ। लूसी, तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने कहा। लूसी खड़ी हो गई। मैं लंच तैयार करने जा रही हूँ, वो फिर बोली और बंगले में चली गई। मैं उसके पीछे चला। लंच के बाद अपना सामान पैक करना और चली जाना, मैंने कहा। मैं नहीं जाऊंगी। लूसी की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। तुमने कहा था कि लूसी, ख्वाह कुछ भी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब तुम पलटकर इन दिनों को याद करोगी तो मुझे माफ कर दोगी, चाहे मैंने तुम्हें कुछ तकलीफ ही पहुंचाई हो। इस वक्त तुम मुझे तकलीफ ही पहुंचा रहे हो, लेकिन मैं पलटकर देखूंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं उसे देखता रह गया। मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मैंने बेचारगी से हाथ उठाए। अच्छा लूसी, तुम जीत गई, मैं बोला। मैं $50,000 के लिए तुमसे लड़ना और तुम्हें खोना नहीं चाहता। चुनाचे मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं टिमोटो से कहूंगा कि वो यहाँ से चला जाए। मैं वो बॉन्ड सॉवर्टों को वापस कर दूंगा। हम इसी स्कूल को कामयाब बनाने की कोशिश करें। तुम यही चाहती हो ना? हाँ। लूसी की आंखों से एक आंसू निकलकर रुखसार पर बह गया। उसके होंठ कांप रहे थे। तुम सख्त मिजाज हो सकते हो और कभी कभी नामेहरबान भी, मगर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम दस्तबरदार होने या भागने वालों में से नहीं हो। मुझे उसका मतलब समझने में कुछ देर लगी कि वो क्या कह रही है, मगर फिर मैंने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। वो मुझे रोकती रही, हंसती रही, एहतजाज करती रही और बस। मैं मुमकिन है टिमोटो को ना संभाल सका हूँ, मगर अपनी बीवी को जरूर संभाल सकता था। क्या तुम मुझे एक बच्चा दे सकते हो? लूसी ने पूछा। तुम इसे पसंद करोगी? हाँ, बताओ, दे सकते हो। क्यों नहीं, मैं उसको शूटिंग सिखाऊंगा। लड़की भी तो हो सकती है। लूसी मुस्कुराई। तब तुम उसे हमदर्दी, मोहब्बत और मामला फहमी सिखाना, जैसे कि तुम हो। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे अफसोस है डार्लिंग कि मैं गुस्से में आ गया था। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट ने मुझे यकीन दिला दिया कि अब सब कुछ ठीक है। जरा वक्त तो देखो, 12:43 हो चुके हैं। ठीक है, तुम खाना तैयार करो, मैं टिमोटो को ले आता हूँ। नहीं, उसकी फिक्र मत करो। उसने कहा था कि वो लंच नहीं करता, दिन में सिर्फ एक मर्तबा खाना खाता है। मगर याद रखना कि मैं 3 बार खाता हूँ। क्या मैं ये बात भूल सकती हूँ? मैं बरामदे में आकर बैठ गया। लूसी के कुर्ब ने मेरे आसाब को पुरसकून कर दिया था और मैं महसूस कर रहा था कि मैंने लूसी की परेशानी को हल कर लिया है। लेकिन टिमोटो की प्रॉब्लम बदस्तूर मौजूद थी। लंच के बाद मैं और लूसी कॉफ़ी की प्यालियां लेकर बरामदे में आ गए। अब तुम क्या करोगे? टिमोटो से बात करूंगा, मैंने जवाब दिया। घबराओ नहीं, मैं अपना रवैया नर्म रखूंगा। क्या तुमने उन शागिर्दों को इत्तला कर दी थी? मैं भूल गई थी, लूसी ने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, फोन बहरहाल खराब है। इसे क्या हुआ? वही जो कार को हुआ है। 9 दिन के लिए बैरूनी दुनिया से हमारा राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। रेवेंडो सिक्योरिटी का इंचार्ज है। मैंने लूसी को चौंकते महसूस किया। उसकी नज़रें मेरे पीछे जमी थीं और आंखों में खौफ का तासुर फिर उभर आया था। मैंने पलट कर देखा। बरामदे की दूसरी जानिब रेवेंडो खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और फिर उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। क्या तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? उसका लहजा अगरचे नर्म था, मगर वो मुस्कुरा नहीं रहा था। जरूर, क्या कहना चाहते हो? यहाँ नहीं, गैलरी में चलो। मैं खड़ा हो गया और लूसी से कहा कि मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं और रेमंडो आगे पीछे चलते शूटिंग गैलरी में आए। तुम्हारे दिल में क्या है? अहमियत इसकी नहीं जो मेरे दिल में है, बल्कि उसकी है जो तुम्हारे दिल में है, रेमंडो ने जवाब दिया। टमाटो शूटिंग क्यों नहीं कर रहा है? देखो मिस्टर, तुम सिक्योरिटी का ख्याल रखो, मैं टमाटो को संभाल लूंगा। वक्त आ गया है कि ज़मीन पर आ जाओ जवान, रेमंडो ने कहा। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुमने कहाँ कदम रख दिया है। वो शूटिंग क्यों नहीं कर रहा है? तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। अपना मुंह बंद रखो, मैं बोला। मुझे अपना फ़र्ज़ अंजाम देना है और तुम्हें अपना। मैं अपना काम अपने ढंग से करूँगा, तुम अपने अंदाज से करो। चलो अब दफ़ा हो जाओ। रेमंडो एक बेंच पर बैठ गया।
मैं भी कुछ हिचकिचाते हुए बेंच के दूसरे सिरे पर बैठ गया। क्या टेमोटो कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी कर रहा है? मैंने कहा है कि दफा हो जाओ। अगर वो कोई मुश्किल पैदा करे तो मैं इसे हल कर सकता हूँ। मेरे उसके साथ आने की एक वजह ये भी है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि तुम सिक्योरिटी की देखभाल करने आए हो। हाँ, मगर टेमोटो की देखभाल भी मुझे ही करनी है। तब मुझे याद आ गया कि सावंटो ने क्या कहा था। उसने कहा था कि टेमोटो के साथ मेरे 2 आदमी भी आएंगे। वो सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे और टेमोटो का भी, अगर उसने कोई मुश्किल पैदा करने की कोशिश की। मैंने कुछ सोचा और फिर कंधे उचकाए। हाँ, वो कुछ मुश्किल साबित हो रहा है। मैंने बताया। कहता है कि मैं शूटिंग करना नहीं चाहता। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बहरहाल मैं उसे दुरुस्त कर दूंगा। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा, लेकिन उसे हुआ क्या है? वो बुज़दिल है, बस। रेवंडो ने तंजिया लहजे में बताया। वो सुबह 6 बजे से तुम्हारे पास है और सिर्फ 2 गोलियां चलाई हैं। अच्छी बात है। अब मैं उससे बात करूंगा। क्या कहोगे? ये मेरे और उसके दरमियान एक राज की बात है जवान। पहले मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सुबह वो इतना घबराया हुआ था कि राइफल नहीं संभाली जा रही थी। अब उसे पुरसुकून होने के लिए टाइम मिल गया है। अगर मेरे समझाने से कोई फर्क ना पड़े तब तुम बात करना। अच्छी बात है। मैं तुम्हें 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। मोहलत कुछ नहीं। मैंने नफी में सर हिलाया। जब मैं कहूँ तब उससे बात करना। समझ गए? रेवंडो ने मुझे गौर से देखा। वो ऐसी तंजिया हमदर्दी से देख रहा था कि उसके मुंह पर एक घूंसा रसीद कर दूं। बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हो। वो बोला। टिमोटो से बात करने से पहले मुनासिब होगा कि तुमसे बात करूं। तुम्हें अभी तक मालूम नहीं है, मगर हकीकतन तुम एक दलदल में फंस गए हो। तुम्हें अपना काम बाहर सूरत में अंजाम देना है, वरना खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। जो बात तुम्हारी मोटी अकल में नहीं आती वो ये है कि ये सूरत हाल कोई खेल नहीं है। इस बुज़दिल को निशानाबाजी में माहिर बनना है, और ये तुम्हारा काम है कि उसे एक मशाक निशानाबाज बनाओ। अगर तुम नाकाम हुए तो न सिर्फ उस रकम से हाथ धो बैठोगे जो तुम्हें देने का वादा किया गया है, बल्कि ज़ाती तौर पर मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं, मैं किसी को धमकी नहीं देता। मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाता हूँ, और मिस्टर सॉवंटो ने मुझे तुम तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए कहा था। इसे याद रखना, ये कोई खेल नहीं है। तुम्हें माकूल मुआवजा दिया जा रहा है, चुनाचे तुम्हें अपना काम अंजाम देना है। दूसरी सूरत में तुम्हारी शामत आ जाएगी। मुझ पर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ पैगाम रसा हूँ। अब मेरी बात समझ गए जवान? वो खड़ा हो गया, और उसके अंदाज से जाहिर था कि अगर मैं कोई कदम उठाता हूँ तो वो जवाब देने के लिए तैयार है। मेरा फ़ोन ठीक कर दो। मैंने कहा। मैं सॉवंटो से बात करूंगा। उसे बताऊंगा कि मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। तुम नहीं। अगर 4 बजे तक टेमोटो ने शूटिंग शुरू नहीं की तो मैं सॉवंटो से बात करूंगा। वो चला गया, और जब 50-60 गज के फासले पर पहुंच गया तो मैंने गाना शुरू कर दिया। टेमोटो पाम के दरख्त के नीचे बैठा समुंदर की तरफ देख रहा था। वो इस तरह बेहिसो हरकत बैठा था जैसे किसी सहरज़दा कैफियत में हो, और मुझे इस लाश को निशाना लगाना सिखाना था। माजी में मुझे बहुत से अहमक शागिर्दों से साबका पड़ा था, मगर इस पाए का कोई नहीं मिला था। दिल तो चाहता था कि उसे ठोकरे मारते हुए गैलरी में ले जाऊं, मगर मैंने लूसी से अपना रवैया नर्म रखने का वादा किया था। खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ा, मगर जब तक मेरा साया उसके सामने नहीं पड़ा वो मेरी मौजूदगी से आगाह नहीं हो सका। मुझे देखते ही वो इस तरह उछला जैसे जलती हुई स्त्री उसके जिस्म से लगा दी गई हो। वो उछलकर खड़ा हो गया और इस तरह चारों तरफ देखने लगा जैसे भागने की राह तलाश कर रहा हो। हेलो टिमोटो, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें चौंका दिया। उसने इस वक्त भी सियाह चश्मा लगा रखा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उससे चश्मा छीनकर पैरों से कुचल दूं। बैठ जाओ। तुम्हारे रवैये से तो ऐसा मालूम होता है जैसे तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं रेत पर बैठ गया। वो खड़ा रहा। आखिर मुझे एक बार फिर कहना पड़ा। तब बड़ी मुश्किल से वो डरते डरते मुझसे तकरीबन 5 फुट हटकर बैठ गया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरी गुफ्तगू जारी थी। लूसी का कहना है कि जब से हम मिले हैं एक दूसरे से गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। बात यह है कि मैं आर्मी में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ। आर्मी में काम जल्द से जल्द अंजाम देने होते हैं। ज़ातियात पर गौर करने का वक्त ही नहीं मिलता, और इस वजह से हर चंद के इसमें मेरे इरादे और मर्जी को दखल नहीं था। मगर मुझे तुम्हारे साथ सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ा। मैं खामोश हो गया कि शायद वो कोई जवाब दे, मगर वो इसी तरह बैठा रहा। इसी तरह चश्मे की आड़ में छुपा समुंदर की तरफ देखता रहा।
तुम्हारे वालिद चाहते हैं कि तुम बेहतरीन निशानाबाज बन जाओ। मैंने फिर कहना शुरू किया। मुझे अपनी बनावटी पुरसुकून हालत कायम रखना कितना मुश्किल हो रहा था कि सिर्फ मैं ही जानता था। वो एक बड़ी रकम की शर्त जीतना चाहते हैं, तुम तो इस बारे में जानते होगे। ये शर्त लगाकर उन्होंने गलती की थी, मगर हम सब कभी न कभी कोई गलती कर बैठते हैं। तुम उनके बेटे हो और मैं समझता हूँ कि तुम इन्हें इस मुश्किल सूरत हाल से निकालना चाहते होगे। उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए मेरा इंतखाब किया है। मुझे पता नहीं कि उन्होंने तुम्हें बताया है या नहीं, मगर उन्होंने तुम्हें 9 दिन के अंदर बेहतरीन निशानाबाज बनाने के लिए मुझे $50,000 देने का वादा किया है। तुम्हारे ताउन से ये काम मुमकिन हो सकता है। वो अब भी इसी तरह खामोश बेहिस्सो हरकत बैठा था। मैंने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें यहाँ आए चंद घंटे हो चुके हैं और तुमने अंदाजा कर लिया होगा कि इस स्कूल की हालत कितनी खस्ता है। आर्मी से मुझे जो कुछ मिला था मैं सब इस स्कूल पर खर्च कर चुका हूँ। मुझे इसकी हालत बेहतर बनाने के लिए मजीद सरमाए की ज़रूरत है। ये सरमाया तुम्हारे वालिद मुझे दे सकते हैं, बशर्ते कि तुम माहिर निशानाबाज बन जाओ। इस सरमाए की मदद से मैं और लूसी इस स्कूल को कामयाब बना सकते हैं। वो बदस्तूर समुंदर की तरफ देख रहा था। कोई भी रद्द अमल ना देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बहरा है और उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। दिल तो चाह रहा था कि उसे ठोकर रसीद करूं, मगर मैंने जब्त किया। तुम लूसी से बात कर चुके हो, मैंने आखिरी कोशिश करते हुए कहा। उसने मुझे बताया है कि तुम दोनों एक तरह सोचते हो। इस स्कूल की कामयाबी उसके लिए भी इतनी ही अहम है जितनी मेरे लिए। मैं जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अब सूरत हाल से वाकिफ होने के बाद क्या मैं तुम्हारे ताउन पर इन्हिसार कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे अपनी मदद करने की इजाज़त देकर हमारी मदद करना चाहोगे? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके हाथों की मुट्ठियां भिंच गई। कम से कम ये तो जाहिर होने लगा था कि वो जिंदा है। मैं इंतजार करने लगा। मुझे जो कुछ कहना था वो मैं कह चुका था। अगर वो अब भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करता है, तब मैंने फैसला कर लिया था कि उससे फौजी तरीके के मुताबिक पेश आऊंगा। और आखिरकार जब मैं उस पर गरीदने बरसने के लिए तैयार हो रहा था तो वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और मेरी तरफ देखे बगैर शूटिंग गैलरी की जानिब चल दिया। मैंने उसे अपनी राइफल के पास खड़े पाया। उसने अपना चश्मा उतार लिया था और कुछ ऐसा ही मजलूम नजर आ रहा था जैसे कोई डूबी हुई बिल्ली। मैंने राइफल में गोलियां भर दी। बहुत सुकून और इत्मीनान से शूटिंग करो, मैंने कहा। अभी पूरी सहपहर बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम मरकजी दायरे के जितना करीब निशाना लगा सकते हो लगाओ। अगर निशाना अच्छा ना हो तो मायूस मत होना। अच्छा निशाना लगाना रफ्ता रफ्ता ही आता है। उसने राइफल ली, निशाना लगाने की जगह गया और फायरिंग शुरू कर दी। मैंने उसे 6 गोलियां चलाने दी जो सब खता गईं। जरा ठहरो, मैंने कहा, और वो आला निकाला जो लेविस अपनी सबसे ज्यादा नाकारा खवातीन शागिर्दों की मदद के लिए इस्तेमाल करता था। मैंने उसे लगाया और फिर राइफल को उसमें कस दिया। शस्त्र सीधी की और पीछे हट गया। अब फायर करते जाओ, मैंने उससे कहा। इस आले के साथ उसका निशाना खता हो ही नहीं सकता था। मैंने सोचा कि जब वो अपने अच्छे निशाने को देखेगा तो उसके अंदर खुद भी एक वलवला पैदा होगा। मैंने उसे 20 फायर करने दिए। सारी गोलियां मरकजी दायरे पर लगी थी, यहाँ तक कि वो तख्ते से कटकर नीचे गिर पड़ा। ये है दोस्त निशाना, मैंने कहा, मगर ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सका है कि राइफल अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती। मैंने राइफल उस आले से निकाल ली। अब बहुत एहतियात से निशाना लगाओ। सिर्फ उस वक्त ट्रैगर दबाओ जब तुम्हें यकीन हो कि गोली मरकजी दायरे पर लगेगी। 1 घंटे में 5-6 गोलियां चला सको तब भी कोई हर्ज नहीं। पसीना बहते हुए चेहरे के साथ वो राइफल पकड़े इतनी देर तक खड़ा रहा कि मुझे तशवीश होने लगी कि वो कहीं मफलूज तो नहीं हो गया। फिर आखिरकार उसने फायर किया। मैंने एक नया टारगेट बोर्ड पर लगा दिया था। उसकी गोली बैरूनी दायरे पर लगी। कम से कम उसकी गोली कहीं लगी तो थी। 1 घंटे की कोशिश में उसने 6 मरतबा बैरूनी दायरे को निशाना बनाया। ये कामयाबी उससे ज्यादा थी जितनी मैं तवक्को कर रहा था। इस तमाम वक्त वो बिल्कुल खामोश रहा। वो इतने शदीद आसाबी तनाव में था कि मुझे महसूस हुआ कि उसके आसाब चटकने लगे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि वो शूटिंग जारी रखे, मगर मैं समझ रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा।